अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम इन्वर्स फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इन्वर्स फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेशतर औक़ात इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और ज़्यादातर तो स्क्रीनिंग टेस्टों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और एफएससी कोर्स के सेकंड ईयर एनुअल एग्ज़ाम में पेपर में इससे एक क्वेश्चन लाजमी आता है और MCQs में भी कुछ MCQs इससे आ सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसको 4 स्टेप में पढ़ेंगे और इन 4 स्टेप को आपने समझने के बाद आप हर किस्म फंक्शन का इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ, डज़ एवरी फंक्शन हैज़ एन इन्वर्स? क्या हर फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट हो सकता है? तो इसका जवाब है नो, नॉट एवरी फंक्शन हैज़ एन इन्वर्स। हर फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं हो सकता। अ फंक्शन हैज़ एन इन्वर्स एफ एंड ओनली एफ इट इज़ 1 1 एंड ऑन 2। उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट हो जाएगा जो वो 1 1 और उसके साथ साथ ऑन 2 भी हो, तो उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। और जिस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट हो चुका हो और एग्जिस्ट हो रहा हो तो वो फंक्शन लाजमी 1 1 और ऑन 2 होगा। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है ये मैं किसी और लेक्चर में अपलोड करूँगा। लेकिन आज हम इन्वर्स फंक्शन को मालूम करने के 4 स्टेप्स जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। तो बुक के पेज नंबर 30 पर एग्जाम्पल 6 जो है हम उसको उठाते हैं। एग्जाम्पल 6 पेज नंबर 30। तो एग्जाम्पल है एफ ऑफ टी इक्वल टू 3t माइनस 8। ये हमारे साथ एक फंक्शन है, हमें इस फंक्शन का इन्वर्स मालूम करना है। तो सबसे पहले हमने एक इक्वेशन को लिखना होगा और वो इक्वेशन हमारे साथ y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी या एफ ऑफ एक्स या जो भी। तो हमें सबसे पहले y को इसके इक्वल बनाना होगा। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। तो ये हमारे साथ स्टेप नंबर 1 होगा। स्टेप नंबर 1। तो पहले स्टेप में हमें फंक्शन को y के इक्वल बनाना होगा। इससे क्या होगा, हम जानते हैं कि यहाँ पर ये फंक्शन एज अ इनपुट t लेता है और वो हमें यही आउटपुट देता है। यहाँ पर हम t एज अ इनपुट यानी डोमेन पुट करते हैं और ये सारा जो कैलकुलेशन है ये एफ ऑफ टी होता है जो कि आउटपुट होता है। तो यहाँ पर हमने y को एफ ऑफ टी के इक्वल बनाया। यहाँ पर हमारे साथ t डोमेन है और y रेंज है। इन्वर्स फंक्शन में बेसिकली होता क्या है कि इन्वर्स फंक्शन में रेंज डोमेन बनता है और डोमेन रेंज बनता है। तो यहाँ पर हमें फिर इसी का एनालिटिकली इन्वर्स फॉर्म लिखना होगा। तो हमारे साथ आएगा एफ इन्वर्स ऑफ y इज इक्वल टू टी। इसको हमने इक्वेशन 2 बनाना होगा। यहाँ पर हमने देखा कि फंक्शन f जो है ये t एज अ इनपुट लेता है और y एज अ आउटपुट देता है। यहाँ पर f इनवर्स जो है ये y को एज अ इनपुट लेगा और t को एज अ आउटपुट देगा। तो इनवर्स फंक्शन का बेसिकली कंसेप्ट यही होता है। तो हमें सबसे पहले से ही स्टेप में हमने y को एफ ऑफ टी के इक्वल बनाना है और बाद में इसका इन्वर्स फॉर्म हमने लिखना होगा। इसके बाद इसके साथ साथ हमें इस इक्वेशन को यहाँ पर पुट करना होगा, यानी एफ ऑफ टी की जगह हमने y लिखना होगा। तो y इक्वल टू 3t माइनस 8 हमें इसी तरह का इक्वेशन बनाना होगा। तो ये हमारे साथ पहला स्टेप है। पहले स्टेप में मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले हमें y को फंक्शन के बराबर लिखना होगा, फिर हमें इसका इन्वर्स फॉर्म लिखना होगा। इन्वर्स फॉर्म में हमारे साथ जो आउटपुट आएगा वो एज अ इनपुट होगा और जो इनपुट होगा वो एज अ आउटपुट आएगा और फंक्शन f की जगह हमारे साथ f इन्वर्स आएगा। तो ये 2 इक्वेशन हमने लिखने हैं और फिर इस y को एफ ऑफ टी की जगह हमने इक्वेशन a में पुट करना है। तो हमारे साथ y इक्वल टू 3t माइनस 8 इसी तरह का एक इक्वेशन बनेगा। ये हमारे साथ पहला स्टेप होगा। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में हम इसी इक्वेशन को इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल t के लिए सॉल्व करना होगा इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y।
तो इस इक्वेशन को t के लिए सॉल्व करने पर हमें 8 को इस साइड पे भेजना होगा, तो y प्लस 8 इक्वल टू 3t हुआ। t को मालूम करने के लिए हमें बोथ साइड को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आया y प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू t। ये हमारे साथ एक तीसरा इक्वेशन हो। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, तो दूसरे स्टेप में हमें इस इक्वेशन को इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हमारे साथ दूसरा स्टेप हुआ। तीसरे स्टेप की तरफ आते हैं। तीसरे स्टेप में हमें इस इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो t की वैल्यू आई है इन टर्म्स ऑफ y, तो यहाँ पर हम इस t की ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो स्टेप नंबर 3 इसमें हम f इनवर्स y इक्वल करेंगे t के, और t हमारे साथ यहाँ पर आया है y प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारे साथ आया y प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3। अब हमारे साथ ये एक फंक्शन बना y में, तो यह y एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, एज अ इनपुट हुआ। अब ये हमारे साथ इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है, लेकिन चौथे स्टेप में हमें सिर्फ यही करना होगा कि हमारे साथ जो फंक्शन था वो t वेरिएबल में था, t एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। तो यहाँ पर हमें इस इनवर्स फंक्शन में भी y की बजाय, आउटपुट की बजाय हमें सिर्फ रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, t को एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखना पड़ेगा। जिस तरह यहाँ पर t एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमें भी इनवर्स फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी इनपुट को t बनाना होगा। तो चौथे स्टेप की तरफ आते हैं। 4 नंबर स्टेप में हम रिप्लेस करेंगे y बाई t को, तो हमारे साथ यहाँ पर f इनवर्स t आया t प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3। तो ये है आखिरी जवाब इस फंक्शन का, ये इनवर्स फंक्शन है। यहाँ पर जो y, जहाँ भी y होगा हमें y की बजाय हमने t लिखना। अब मैं एक बात आप लोगों को बताता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये इस फंक्शन का इनवर्स है, तो आप वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। तो मैं आप लोगों को अभी ये साबित करने जा रहा हूँ कि ये इस फंक्शन का इनवर्स कैसे है, और आपको किस तरह ये पता लगेगा कि ये इस फंक्शन का इनवर्स है या नहीं है। तो हमारे साथ रहिए। एग्जाम्पल 6 में ये हमारे साथ एक फंक्शन था और हमने इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया और ये उसका इनवर्स फंक्शन निकला। अब हम इसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ f इनवर्स आ जाए तो दो इनवर्सेस जो होते हैं वो एक दूसरे को ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, बेशतर औकात हमारे साथ x आता है, यहाँ पर t है, कोई बात नहीं है। अगर हम इसी तरह का एक रिलेशन ले तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सेस है, तो ये एक दूसरे को ख़त्म करेगा और हमारे साथ सिर्फ t बचेगा। तो अब हम इसका वेरिफिकेशन इस तरह करेंगे कि हम सबसे पहले f कंपोजिट f इनवर्स को लाएंगे, f इनवर्स, तो इसका यही कंपोजिशन हमारे साथ बराबर है f इनवर्स ऑफ t का। अब हम यहाँ पर देखते हैं f को अपनी ही जगह पर छोड़ते हैं और f इनवर्स t हमारे साथ इक्वल है t प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3 का। अब जिस तरह हमने पहले कंपोजिशन ऑफ फंक्शन किया था वहाँ पर हमारे साथ उसी कंसेप्ट पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो f के सामने जो भी होगा ये सब ये हमारे साथ एज अ सिंगल वेरिएबल हम ट्रीट करेंगे और वही सिंगल वेरिएबल हमारे साथ इनपुट होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो यहाँ पर f के सामने जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है, f इसी तरह डिफाइंड है कि वो इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ 3 मल्टीप्लाई करता है और 8 सब्ट्रैक्ट करता है। अब हम यहाँ पर यही डिफिनीशन अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे साथ फंक्शन f है और वेरिएबल t के बजाय t प्लस 8 बाई 3 है। तो हमें भी इसी तरह का डिफिनीशन अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर।
तो हम अप्लाई करते हैं, हम इस वेरिएबल के साथ 3 मल्टीप्लाई करते हैं और 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो f तो अप्लाई हुआ 3 इंटू टी प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3। ये हमें एज अ सिंगल वेरिएबल ट्रीट करते हैं, तो 3 इंटू दिस एलिमेंट एंड माइनस 8। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे साथ आता है t प्लस 8, इससे आया माइनस 8। हमने देखा कि इसका जवाब हमारे साथ वही इंडिपेंडेंट वेरिएबल t आया। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि दो फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्सेस हो तो उसका वो एक दूसरे को ख़त्म कर सकते हैं, तो हमारे साथ यहाँ पर सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही बचेगा। हमने उसका जो कंपोजिशन था वो लिया, हमने देखा कि हमारे साथ यहाँ पर सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी इनपुट बचा। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप f इनवर्स कंपोजिट f ले लें, आपको इससे भी आखिर में t ही आएगा। तो हम जानते हैं कि कंपोजिट फंक्शंस जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है, f कंपोजिट f इनवर्स बराबर नहीं है जनरली f इनवर्स कंपोजिट f के, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्सेस है तो f कंपोजिट f इनवर्स और f इनवर्स कंपोजिट f दोनों एक दूसरे के यहाँ पर बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी t आएगा और यहाँ से भी t आएगा, तो दोनों इसी सूरत में बराबर हो सकते हैं। लेकिन जनरली कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस कम्यूटेटिव नहीं है, वहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो सकती।